Good morning, everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर ये 3948 है सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। मेनली जो फोकस है वो करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही रहेगा। 20 प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट, सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में मिलता है? यानी डेंसिटी की बात कर रहा है। देखिए, भारत में सड़कों का जो सर्वाधिक घनत्व है वो केरल में है। ठीक है, केरल राज्य में। और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ ले तो दिल्ली। तो भारत में जो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है वो है केरल में। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक सड़क घनत्व किसका? दिल्ली का। और दूसरा पूछ ले तो चंडीगढ़। और राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का? महाराष्ट्र का। और विश्व में सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है वो है लेह श्रीनगर मार्ग, जो कराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग है 3450 मीटर और 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D घोषित किया गया था। 1, 2, 3, यहाँ 4 प्रश्न निकलते हैं कम से कम। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में ताप समान रहता है एवं इसकी जो मोटाई है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं, यानी रेडिक्स क्लाउड। कौन सा सही है इसमें? देखिए, समताप मंडल में तो मौसम संबंधी घटनाएं होती नहीं है, जैसे कि बिजली की कड़क, आंधी तूफान वगैरह। ये तो इससे नीचे के मंडल में होता है। लेकिन यहाँ दूसरा स्टेटमेंट करा है कि विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं। ये वाली बात सत्य है। पहला भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर पाई जाती है इसमें। ताप समान रहता है, इसकी मोटाई जो है ध्रुवों पर अधिक होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और समताप मंडल की ऊंचाई वायुमंडल में 18 से 32 किलोमीटर तक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर समताप मंडल का लोप भी हो जाता है। इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कि आंधी, बादलों की गरज, बिजली का कड़कना, धूल कण और जलवाष्प आदि। कुछ नहीं होते। ठीक है, इस मंडल में ये सब नहीं होता। ये सब होता है ट्रोपोस्फियर में। यानी ट्रोपोस्फियर जो निकट का मंडल होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए, याद नहीं आ रहा है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं समताप मंडल में। और कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं, यानी रेडिक्स क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को बताना है। अच्छे ईंधन का जो ऊष्मीयमान है वो अधिक होता है। प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। उच्च अपस्फोटन वाले ईंधन उपयोग हेतु अधिक उचित नहीं माने जाते। अधिक उचित माने जाते हैं लिखा है, जबकि नहीं माने जाते। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक, प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। ये पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ही ढूंढना है तो बी है इसका आंसर। केवल 2 जो गलत है। तो ईंधन की बात करें तो ईंधन वैसा पदार्थ है जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। एक अच्छे ईंधन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या क्या? वह सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उसका ऊष्मीयमान ऊंचा होना चाहिए। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है। और उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए, ऐसे तो लिखा था। और जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। जलने के दौरान या बाद में कोई हानिकारक पदार्थ उससे उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उसका जो जमाव है परिवहन आसान होना चाहिए, उसका परिवहन आसान होना चाहिए। और उसका जो जलना है वो नियंत्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल गया तो वो बुझ ही नहीं रहा। और सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का जो ऊष्मीयमान है वो सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा, उसका है ये। और ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते। जबकि दूसरा स्टेटमेंट में वहाँ लिखा था
उचित माने जाते हैं, जो कि गलत है, मतलब इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विज्ञान संचार में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है? विज्ञान संचार में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान संचार में योगदान के लिए दिया जाता है। ऐसा काम जो आम लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर सके, विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। और विजेता को 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को की अल्बर्ट आइंस्टाइन की रजत पदक प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार इस क्षेत्र में 1952 से प्रदान किया जा रहा है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में। 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन से संचालित अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन। किम जोंग ने किया है, मतलब नॉर्थ कोरिया ने। देखिए, ठोस ईंधन मिसाइलें जो होती हैं, तो उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन से संचालित अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का परीक्षण किया। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने की मारक क्षमता होती है उनकी। ठोस ईंधन मिसाइलों को प्रक्षेपण से तुरंत पहले ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें संचालित करना अक्सर आसान और सुरक्षित होता है और कम उपकरण समर्थन की आवश्यकता होती है। तरल ईंधन हथियारों की तुलना में उनका पता लगाना कठिन है और वे अधिक जीवित रहने योग्य हैं। या ICBM मिसाइलें ठोस ईंधन से जो चलती हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन PM उज्ज्वला योजना के तहत महिला लाभार्थी नहीं है? चाय बागान में कार्यरत और काम छोड़ चुकी जनजातियां, वनवासी, मनरेगा मजदूर, द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग। जो लाभार्थी हैं वो हैं ये 3। जो लाभार्थी नहीं है वो है मनरेगा मजदूर। तो डी है इसका आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी से संबंधित वयस्क महिलाएं PM उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हैं। कोई एक श्रेणी भी होगी तो। अनुसूचित जाति का परिवार, अनुसूचित जनजाति का परिवार, अति पिछड़ा वर्ग, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की महिलाएं, अंत्योदय योजना का लाभ ले रही महिलाएं भी, चाय बागान में कार्यरत और काम छोड़ चुकी जनजाति की महिलाएं, वनवासी भी हैं इसमें, द्वीपों और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग भी, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में दर्ज परिवार की महिलाएं भी, 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार गरीब परिवार भी। और आवेदक की जो न्यूनतम आयु है इसमें 18 वर्ष होनी चाहिए और उसी घर में कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह या संगठन या संघ के सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया अथवा भारत शामिल नहीं है? मतलब कोई एक भी उसमें शामिल होगा तो वो आंसर नहीं होगा। तो क्वाड में तो ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है और भारत भी शामिल है। ऑक्कुस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें 3 हैं। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसमें भी शामिल है। शंघाई सहयोग संगठन में भारत शामिल है और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ यानी आसियान में ना ऑस्ट्रेलिया है ना भारत है। तो बी है इसका आंसर। देखिए, क्वाड के मेंबर हैं भारत भी, ऑस्ट्रेलिया भी, अमेरिका और जापान। ऑक्कुस सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, 3 है इसमें। शंघाई सहयोग में भारत है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। बाकी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ यानी आसियान का मेंबर ना तो भारत है और ना ही ऑस्ट्रेलिया। और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। G7 में कौन मेंबर है, क्वाड में कौन मेंबर है, ऑकस में कौन मेंबर है, आसियान में कौन मेंबर है, ब्रिक्स में कौन मेंबर है, सार्क में कौन मेंबर है, शंघाई सहयोग में कौन मेंबर है। ये अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो मेंबर है उनको याद कर लीजिए बार बार, और जो नहीं होगा वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत नहीं आता है? यह चुनाव के संचालन को नियंत्रित करता है, यह भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने संबंधी प्रावधान प्रदान करता है, यह मानहानि के कृत्यों से संबंधित है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये मानहानि वाला इसमें नहीं है,
ठीक है, वो IPC की धारा में है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 प्रावधान है, यह चुनाव के संचालन को नियंत्रित करता है। सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता अयोग्यता निर्दिष्ट करता है। भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के संबंध में प्रावधान करता है और चुनाव से संबंधित संदेहों और असहमतियों को हल करने की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बाकी मानहानि जो है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 से संबंधित है। ज्योग्राफी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य का अरबी में अर्थ आंसुओं का द्वार है? बास, डेविस, बेरिंग, बाबल मंडेब। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बाबल मंडेब जल संधि या जलडमरू मध्य। देखिए, बाबर मंडेप जलडमरू मध्य उत्तर पश्चिम में लाल सागर को अदन की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर से जोड़ता है और यह उत्तर पूर्व में अरब को, दक्षिण पूर्व में अफ्रीकी महाद्वीप से भी अलग करता है। इस जलडमरू मध्य का अरबी में अर्थ है आंसुओं का द्वार, जो इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में जहाजों के डूबने की घटना को दर्शाता है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं यूपीपीसी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में खबरों में रहा मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? पेरियार से आप कर ले जाओगे इसको करेक्ट। सभी को पता होगा पेरियार नदी कहाँ बहती है, केरल है इसका आंसर। मुल्ला पेरियार बांध यह एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है जो केरल के इदुक्की जिले के थेक्कड़ी में पेरियार नदी पर स्थित है और यह पश्चिमी घाट की इलायची पहाड़ियों पर समुद्र तल से 881 मीटर ऊपर स्थित है। यह बांध मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर बनाया गया है, इसलिए इसको मुल्ला पेरियार बांध कहा जाता है। इसका निर्माण हुआ था 1887 में शुरू हुआ और वर्ष 1895 में पूरा हुआ। इसका निर्माण पेनीक्विक के नेतृत्व में ब्रिटिश कोर ऑफ रॉयल इंजीनियर्स द्वारा किया गया था, यानी तब देश आज़ाद भी नहीं होता। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वर्तमान में नाम क्या है? श्री रामलला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री राम जन्मभूमि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। देखिए, अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो वर्तमान में नाम है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, लेकिन इस नाम को परिवर्तित करने वाली है उत्तर प्रदेश की सरकार और नया नाम होगा महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। तो वर्तमान में नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा करने पर विचार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? देखिए, 22 का पूछ रहा है जबकि 23 का भी मिल गया है। अब वो एग्जामिनर का मन है, क्योंकि 23 में अक्टूबर नवंबर में ये पुरस्कार जो है वो नामित कर दिए जाते हैं कि किसको मिलेगा, लेकिन 22 वाला भी तो पूछ सकता है एग्जाम में। एक साल तक की तो करंट अफेयर्स पूछता ही है, और अधिकतर या तो साहित्य का पूछेगा या शांति का पूछेगा, क्योंकि इनमें अधिकतर एक ही व्यक्ति को मिलता है, कभी कभी तो। ठीक है, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा ये दो दो तीन तीन वैज्ञानिकों को मिलते हैं, तो इनका नहीं पूछता, इनका करंट वाला ही पूछता अधिकतर। तो 2022 में एनी एर्नॉक्स को मिला था इनको। तो साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को उस साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, अलगाव और सामूहिक बाधाओं को उजागर करती हैं। तो एनी एर्नॉक्स का नाम याद रखिएगा, फ्रांस की हैं। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। चलिए 23 का अगर पूछ ले तो जो हाल ही में अक्टूबर नवंबर में दिए गए, ये नाम क्या है इनका नाम? एनी अर्नॉक्स तो 2022 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब्दुल रज़ाक गुरना को 2021 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लुइस ग्लुक को 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 20, 21, 22 और 23 बचे जॉन फासे। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है जॉन फासे को। ए है इसका आंसर। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले अनकही की आवाज़ जॉन फासे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। जॉन फासे को उनकी लेखन शैली के लिए जाना जाता है जिसे प्रायः फासे मिनिमलिज्म कहा जाता है,
और जॉन फासे नॉर्वे के लेखक और नाटककार हैं। ठीक है, किसको दिया गया वो नाम तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो किस देश का है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सब पता होना चाहिए आपको, G7 में कौन मेंबर, आसियान में कौन मेंबर। तो जो नहीं होगा तो उसका तो पता वैसे ही चल जाएगा। इटली जर्मनी जापान है, इटली जर्मनी जापान है, फ्रांस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। वही आंसर है। तो G7 समूह वर्ष 1975 में गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्य देश वैश्विक आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक तौर पर बैठक करते हैं। G7 में कौन कौन मेंबर? इटली, जर्मनी, जापान, अमेरिका और कनाडा, फ्रांस और यूके। और G7 के सभी देश और भारत G20 का हिस्सा हैं, याद रखिएगा। ठीक है, G20 में कौन कौन मेंबर? एक तो G7 के सारे G20 में, और भारत भी है साथ ही में G20 में, लेकिन G20 G7, भारत G7 में नहीं है। 15 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा DNA परीक्षण का एक हिस्सा है? कोलोरीमेट्री, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, कोशिका इलेक्ट्रोफोरेसिस। 4 हैं इसमें, और इन चारों में है कोशिका इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये है इसका आंसर। तो DNA परीक्षण प्रक्रिया के 4 मुख्य चरण हैं: निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन, परिमाणीकरण क्वांटिफिकेशन, प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन, और कोशिका इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ए था वहां पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। हरामी नाला, हरामी नाला निम्नलिखित में से किसके लिए प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करता है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। इसका आंसर है भारत पाकिस्तान। देखिए, हरामी नाला जो है वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 22 किलोमीटर लंबा ज्वारीय चैनल है जो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। हाल ही में खबरों में रहा सुवेर्द महामंदिर किस शहर में स्थित है? सुवेर्द महामंदिर का हाल ही में उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने भारत के वाराणसी में है या उत्तर प्रदेश में? देखिए, प्रधानमंत्री ने सोमवार को हाल ही में वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सुवेर्द मंदिर का उद्घाटन किया। और यह दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है जहां 20,000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है और 3 लाख वर्ग फुट के विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है। ये उद्देश्य क्या है इसका? मानव जाति को अपनी आध्यात्मिक आभा से रोशन करना और दुनिया को शांतिपूर्ण सतर्कता की स्थिति में लाना। तो वाराणसी यूपी में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। हाल ही में विश्व बैंक प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनिसेफ, यूनेस्को। विश्व बैंक प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका आंसर विश्व बैंक होगा। तो विश्व बैंक है इसका आंसर, ए है इसका आंसर। तो एक्सप्लेनेशन क्या ही लोगे इसमें। ठीक है, विश्व बैंक याद रखिए सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य स्थापित किया गया था कब? 1965, 1979, 1981, 1990। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 1990 से पहला है, 1981 से भी पहला है, 1965 के बाद का यह है, 1979 का बी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात करें, इसे 1979 में चंबल नदी की लगभग 425 किलोमीटर लंबाई के साथ एक नदी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघ की संघीय विशेषताएं हैं? ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी संघीय विशेषता संविधान की, कौन सी गैर संघीय है? एकल नागरिकता गैर संघीय विशेषता है। संविधान का लचीलापन गैर संघीय विशेषता है। एकल संविधान गैर संघीय विशेषता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह है इसकी संघीय विशेषता। तो यह है संविधान की एकात्मक अथवा गैर संघीय विशेषता एक बात है, और संविधान की संघीय विशेषता दूसरी बात है। हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, ठीक है। इंग्लिश में एक ही रहता है, फेडरल और नॉन फेडरल।
तो देखिए एकल संविधान है, ये इसकी गैर संघीय विशेषता है। संविधान का लचीलापन गैर संघीय विशेषता, आपातकाल का प्रावधान गैर संघीय विशेषता, एकल नागरिकता गैर संघीय विशेषता, एकीकृत न्यायपालिका गैर संघीय विशेषता, अखिल भारतीय सेवाएं गैर संघीय विशेषता, राज्यपाल की नियुक्ति गैर संघीय विशेषता। ये इसकी गैर संघीय विशेषताएं इतनी, और ये इसकी संघीय विशेषताएं जैसे दोहरी सरकार नीति संघीय विशेषता, संविधान की कठोरता संघीय विशेषता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संघीय विशेषता, द्विसदन संघीय विशेषता, विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय विशेषता। तो कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये इसकी संघीय विशेषता है। वही न्यायपालिका एकल है, एकीकृत है, तो इसकी गैर संघीय विशेषता है। संविधान अगर कठोर है, ठीक है, तो वो इसकी संघीय विशेषता है, और संविधान अगर लचीला है तो वो इसकी गैर संघीय विशेषता है। एकल संविधान गैर संघीय विशेषता है, एकात्मक विशेषता। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।